कौन सोच सकता था कि महज 21 साल का एक लड़का वो कर दिखाएगा जो आज तक कोई कैदी करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। शुरुआत में जेल का हर कैदी उसकी जान का दुश्मन बन जाता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बहुत जल्द यही लड़का उनकी पूरी दुनिया को नर्क में बदलने वाला है। आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया जिसने पूरी जेल की किस्मत ही बदल दी? जानने के लिए कहानी शुरू से देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैदियों से भरी पुलिस वैन जेल पहुंचती है। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसे कैदी रहते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक जुर्म करके आए होते हैं। जो भी कैदी उनके सामने कमजोर दिखता है वे उसे जान से मार डालते हैं। और आज भी कुछ नए कैदी इस जेल में लाए जाते हैं, जिनमें 21 साल का कैदी रिकी भी शामिल था, जो एक मर्डर केस में अंदर आया था। रिकी को इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसे सिर्फ 5 साल ही बिताने थे। अब जैसे ही रिकी को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, वहाँ रेड अलर्ट बजने लगता है। हालांकि रिकी की तलाशी लेने के बाद भी उसके पास से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अलर्ट बार बार सिग्नल देता रहता है। इसीलिए गार्ड उसे एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है, उसके सीने पर 5 गोलियां फंसी हुई दिखाई देती हैं, और इन्हीं गोलियों को मशीन डिटेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहां मौजूद गार्ड एकदम चौंक जाते हैं कि एक आम इंसान के अंदर 5 गोलियां कैसे फंसी हो सकती हैं। फिर भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जेल असल में 4 अलग अलग ब्लॉकों में बटी हुई है, और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज होता है। ये चारों अपने अपने हिस्से के बादशाह होते हैं। सुबह के समय सभी कैदी अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहाँ वेस्ट ब्लॉक का लीडर आता है, जिसका नाम सैमुअल है। वह आते ही एक बुजुर्ग कैदी विंग को पीटने लगता है, क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना था। तभी विंग की जेब से एक छोटा सा खिलौना गिरता है, जो उसने अपने बेटे के लिए बनाया था। सैमुअल वो खिलौना उठा लेता है। बुजुर्ग कैदी उससे वापस मांगता है, लेकिन सैमुअल वह खिलौना उसके सिर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब वो बुजुर्ग कैदी उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था, इसलिए वो टूटे हुए टुकड़े उठाकर सैमुअल की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक और कैदी उसे पैर से फंसाकर नीचे गिरा देता है। मौके का फायदा उठाकर सैमुअल खिलौना लेकर उस पर हमला कर देता है। गार्ड ये सब देखता है, लेकिन बुजुर्ग कैदी को बचाने के बजाय उल्टा उसे और पीटने के लिए कहकर चला जाता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। यही एंट्री होती है रिकी की, जो एक ही वार में सैमुअल का मुंह का ढांचा बिगाड़ देता है। अब एक और कैदी रिकी पर हमला करने आता है, लेकिन इससे पहले ही वह रुक जाता है, क्योंकि रिकी को देखकर उसके चेहरे पर खौफ साफ झलकता है। सैमुअल तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो अपनी एक आंख से अंधा हो चुका था, इसलिए अब उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। इसी दौरान उसका दूसरा साथी आता है और कहता है, हमें रिकी को मारने के लिए मैड ड्रैगन की जरूरत होगी, वही उसे हर हाल में मार डालेगा। असल में मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन वार्डर ने उसे अभी के लिए एक काल कोठरी में बंद कर रखा है। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही विंग को बताओ कि उसकी सजा और बढ़ा दी गई है। गार्ड सीधा विंग के पास आकर बताता है, तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। ये सुनकर उस बुजुर्ग कैदी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सैमुअल अब उससे अपना बदला जरूर लेगा और तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वह गार्ड्स के पैर पकड़कर रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वे गार्ड उसे पीटकर वहां से चले जाते हैं। अब वो इतनी यातना नहीं झेलना चाहता था, इसलिए अगले दिन वह फांसी लगा लेता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है और रिकी को भी पता चल जाता है। जब गार्ड उसकी लाश वहां से ले जा रहे थे, तभी रिकी वहां आता है। वह देखता है कि विंग के हाथों पर हथकड़ी लगी है, तो वह गार्ड से हथकड़ी निकालने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं सुनते। गुस्से में रिकी अपने हाथों से वह हथकड़ी तोड़ डालता है। ये देखकर गार्ड हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी कोई आम इंसान कैसे तोड़ सकता है। फिर रिकी विंग का वही खिलौना निकालता है जो उस दिन सैमुअल ने तोड़ा था, लेकिन रिकी ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया था और धीरे से उसकी बॉडी पर रख देता है। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा होता है, तभी पीछे से मैड ड्रैगन उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है और रिकी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ एक कोने पर जा गिरता है। लेकिन आगे से रिकी भी उसके पेट पर इतने जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर बाहर आ जाता है और वह मौके पर ही मारा जाता है। ये देखकर सैमुअल एक कील सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है, लेकिन आगे से रिकी भी उसकी सब उंगलियां तोड़ देता है। अब रिकी का बदला लेने का वक्त आ चुका था और वह मौके पर ही सैमुअल का काम वहीं तमाम कर देता है। सामने खड़े कैदी ये सब देखकर एकदम से सन्न रह जाते हैं। इसी दौरान गार्ड उसे वहां से पकड़कर ले जाते हैं। तभी वहां रूमी नाम का एक कैदी आता है, जो नॉर्थ ब्लॉक का लीडर है। वह रिकी के इस जज्बे को देखकर उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन रिकी उसे कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। उसे सीधे एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जैसे पहले मैड ड्रैगन था, इसलिए अब उसे भी यहाँ इस सेल में छोड़ दिया गया। लेकिन तभी उसके सीने के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब वह एक स्टूडेंट था और उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। वह अपने माँ बाप की कब्र पर आता है, तो वहाँ उसके मास्टर जांग होते हैं, जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। मास्टर उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह मास्टर पर हमला करता है, मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है।
इसलिए यहाँ मास्टर उसे बताता है, तुम अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमजोरी है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा, तब जाकर तुम एक मजबूत फाइटर बन पाओगे। ये सुनकर रिकी मास्टर के कदमों में जा गिरता है और गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे हर हाल में मास्टर बनना है। जिसके बाद मास्टर उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और यहाँ मास्टर रिकी से कहता है, सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, फिर तुम्हें अपने दिमाग से सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखकर कहता है, अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल में रखकर इसे तोड़ कर दिखाओ। रिकी भी खुद को काबू करके वहाँ रखे पत्थर को आसानी से तोड़ डालता है। यह देखकर मास्टर वहाँ उस पर पत्थरों की बारिश कर देता है। आगे से मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर दे मारता है, लेकिन रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब यहाँ मास्टर को समझ आ जाती है कि रिकी अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गया है और अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें रिकी दिखाया जाता है जो अपने सेल में बैठा था। इसी दौरान वहाँ एक गार्ड आकर उसे सीधे असिस्टेंट वार्डन के पास ले जाता है, जिसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। उसका एक हाथ नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ में हुक लगा रखा था। वार्डन गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। गार्ड उसकी रिपोर्ट पढ़कर बताता है, रिकी एक यतीम था, उसके माँ बाप नहीं थे और वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में रह रहा था। फिर उसने कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर एक आदमी की जान ले ली, इसलिए उसे यहाँ इस जेल में लाया गया। ये सुनकर वार्डन उसके पास आकर पूछताछ करता है, तुम्हारे सीने में 5 गोलियां कैसे आईं? लेकिन रिकी मुस्कुराते हुए कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो रिकी की दोस्त की थी। रिकी जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वार्डन उसके हाथ पर हुक घोंप देता है और लगातार उस पर मुक्कों की वार करता है। वार्डन उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे से रिकी उसके मुंह पर थूक देता है। इसलिए गुस्से में आकर वार्डन उस तस्वीर को कुचल डालता है, जिसे देखकर रिकी का खून खौल उठता है और उसने वहीं पर टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर वार्डन बिल्ली की तरह एक कोने में जा छिपा। रिकी उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया और वहाँ से चला गया। रात के वक्त रिकी अपने सेल में बैठा उसी पुरानी तस्वीर को देख रहा था जो उसकी दोस्त किकू की थी। पहले दोनों हर दिन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जेल आने के बाद रिकी की जिंदगी एक कुत्ते जैसी हो चुकी थी। खुद को शांत करने के लिए वो वही बांसुरी बजाता है जो कभी वो अपने दोस्त के साथ बैठकर बजाया करता था। तभी एक गार्ड आकर उसे धमकाता है, अगर तुमने दोबारा बांसुरी बजाई तो बांसुरी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन जब सैमुअल का चमचा अपने सेल से बाहर आता है तो कुछ कैदी उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इसी की वजह से विंग अपनी जान गंवा बैठा था और अब सब उससे बदला लेना चाहते थे। वो एक नुकीली तलवार से उसे काटने ही वाले थे कि तभी वहाँ वही कैदी नारुमी आ जाता है और उन्हें रोक देता है। वो समझाता है कि अगर इसे मार दिया गया तो सबकी सजा बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। लेकिन वांग नाम का कैदी गुस्से में नारुमी पर चिल्लाता है और कहता है, जब हम पर जुल्म हो रहा था तब तुम कहाँ थे? अब हमारी बारी आई तो इसे बचाने चले हो। वो कहता है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। ये सुनकर नारुमी आपे से बाहर हो जाता है और उसी तलवार से वांग का मुंह चीर देता है, जिससे वांग वहीं तड़पने लगता है। ऊपर खड़ा वार्डन यह देखकर खुश हो उठता है, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, पर आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। वो वांग के मुंह में नुकीला हुक फंसाकर उसकी अधमरी लाश घसीटे हुए ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारुमी को बुलाकर एक हथियार थमाता है और कहता है, जैसे तुमने वांग को मारा अब उसी तरह रिकी को भी खत्म करना होगा। नारुमी सोच में पड़ जाता है। वांग एक आम कैदी था, इसलिए मार पाया, पर रिकी आम नहीं है। अगर पंगा लिया तो रिकी उसे फाड़ कर रख देगा। फिर भी वार्डन का हुक्म मानकर वो तैयार हो जाता है। नारुमी जेल के मैदान में वांग की लाश को जंजीरों से एक ढांचे पर टांग देता है ताकि बाकी कैदियों के दिल में खौफ बैठ जाए और कोई दोबारा बगावत की हिम्मत न करे। ये देखकर रिकी को गहरा सदमा लगता है। तभी नारुमी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। मौका देखकर नारुमी रिकी की आंखों में पिसा हुआ कांच फेंक देता है, जिससे रिकी पूरी तरह अंधा हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर नारुमी उसकी बाह पर वार करता है और रिकी नीचे गिर पड़ता है। तभी उसे पास ही एक पानी की पाइपलाइन मिलती है। वो जल्दी से पाइप तोड़ देता है और तेज पानी से अपनी आंखें धो डालता है और एक बार फिर तूफान बनकर नारुमी पर टूट पड़ता है। एक जोरदार वार से नारुमी की आंख उसकी जगह से निकलकर गिर जाती है। वहाँ पहुंचा वार्डन नारुमी को ढेर होते देख हैरान रह जाता है। नारुमी हार मानने का नाटक करते हुए खुद के पेट में चाकू घोंप लेता है, पर यह उसकी एक चाल थी। जैसे ही रिकी पास आता है, नारुमी अपनी निकली हुई आंत उसके गले में लपेट देता है, लेकिन रिकी मौके पर ही उसे उठाकर सिर पर ऐसा मुक्का जड़ता है कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो जाती है और नारुमी वहीं ढेर हो जाता है। रिकी वांग की लाश नीचे उतारता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। वांग दम तोड़ चुका था। गुस्से में रिकी बाकी कैदियों से कहता है, इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार वार्डन है, इसे मार डालो। सब कैदी तूफान की तरह वार्डन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी कोई एक कैदी को पकड़कर उसका सिर फोड़ देता है। ये देखकर बाकी कैदी हैरान रह जाते हैं। असल में ये तीनों अलग अलग सेल के लीडर थे। पहले कैदी का नाम चैंग, जो पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। दूसरा कैदी कितामा था और तीसरा ब्रैंडन। नारुमी के मारे जाने के बाद अब यही 3 बचे थे। वार्डन रिकी को ललकारता है, हिम्मत है तो इन तीनों को मार कर दिखा। रिकी के साथी भी उसे उकसाते हैं, पर रिकी कुछ नहीं कहता। वो सीधा
सीधा वांग की लाश उठाकर वहाँ से चला जाता है। वार्डन पीछे से एक ऑफर देता है, नारुमी मारा जा चुका है, अब तुम नॉर्थ सेल के लीडर बनो, तुम जैसा ताकतवर कैदी मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन रिकी कोई जवाब नहीं देता। वो वार्डन की कठपुतली नहीं बनना चाहता। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसी की वजह से सब अपनी जान गंवा बैठे थे। दूर बैठा एक लड़का जो खुद भी इस जेल का कैदी था, रिकी को पते से धुन बजाते देख रहा था। वो भी कोशिश करता है पर बार बार नाकाम रहता है। रिकी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे सिखाने लगता है। तभी वो लड़का रोने लगता है। रिकी वजह पूछता है तो वो लड़का मुंह खोलता है। उसकी आधी जुबान कटी हुई थी। दरअसल उसे वार्डन का एक राज्य पता चल गया था, इसलिए वार्डन ने उसकी जुबान कटवा दी थी। यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन से बदला लेने की आग और भड़क उठती है। रिकी उसे अपनी बांसुरी दे देता है और वो लड़का उसे बजाकर बहुत खुश होता है। बदले में वो लड़का रिकी को कुछ पत्ते देता है ताकि वो भी बांसुरी बजा सके। लेकिन वो पत्ते देखते ही रिकी को शक होता है, ये तो नशे में इस्तेमाल होने वाले पत्ते हैं जिन्हें बेचकर सेल के लीडर मोटी कमाई कर रहे थे। रिकी पूछता है कि ये पत्ते कहाँ से मिले, तो वो लड़का बताता है वेस्ट ब्लॉक से। ये बात छुप कर देख रही चैंग तक पहुंच जाती है, क्योंकि वही वेस्ट ब्लॉक की लीडर थी। वो अपने साथियों को बताती है कि उनका राज खुल चुका है। वो उस लड़के को बुलाकर एक चाकू थमाती है और धमकाती है, आज रात रिकी का काम तमाम करो वरना कल सुबह तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और गुस्से में चैंग उसे बेरहमी से मार डालती है। उन्होंने उसकी लाश जेल के बीचों बीच फेंक दी थी, जिसे देखकर बाकी कैदी दहशत में आ जाते हैं। रिकी को खबर मिलते ही वो लाश के पास पहुंचता है और वहीं वो बांसुरी पड़ी मिलती है जो उसने खुद दी थी। अपने साथी की मौत देखकर रिकी के अंदर आग भड़क उठती है। उधर वार्डन को भी चैंग की करतूत का पता चल जाता है और वो उस पर सख्त नाराज होता है। रिकी सीधा जाकर चैंग के पूरे नशीले पौधों के बाग को आग लगा देता है। चैंग दौड़ती हुई आती है पर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। गुस्से में रिकी उसे कहता है, जैसे तुमने मेरे साथी को मारा वैसे ही मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही चैंग बिजली की रफ्तार से आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे रिकी उड़कर सीधा दीवार से जा टकराता है। इसी बीच जेल के अंदर आग फैलने की खबर फैल जाती है और कैदी इसे अपनी आजादी का आखिरी मौका समझकर बाहर भागने लगते हैं। वार्डन को भी यह खबर मिलती है और वो गार्ड पर गुस्सा निकालता है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि असली वार्डन कल जेल आ रहा है। ये सुनकर असिस्टेंट वार्डन के होश उड़ जाते हैं। अगर असली वार्डन ने यहाँ का हाल देख लिया तो कैदियों के साथ साथ उसकी भी शामत आ जाएगी। उधर रिकी भी हिम्मत हारने लगता है, पर तभी उसे अपने गुरु की सीख याद आती है, जब लगे कि तुम हारने वाले हो तो दुश्मन को अपनी असली ताकत का एहसास मत होने दो। उसे यकीन दिला दो कि तुमने हार मान ली है, ताकि वो ढीला पड़ जाए और फिर मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से वार करो। रिकी यही तरकीब अपनाता है और दोबारा हमले के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैदी ब्रैंडन वहाँ आ जाता है। उसके पास रस्सी फेंकने की खतरनाक ताकत थी। हर रस्सी के सिरे पर एक नुकीली कील लगी थी जो शरीर के आर पार निकल जाती थी। वो लगातार वार कर रिकी की पूरी बॉडी कीलों से छलनी कर देता है। इसी दौरान किताबा भी वहाँ आकर उसे जकड़ लेता है। ठीक तभी अलार्म बज उठता है। सबको तुरंत अपने सेल में लौटने का हुक्म मिलता है, वरना गोली मार दी जाएगी। किताबा फिर भी नहीं मानता और रिकी से बदला लेने पर अड़ा रहता है, तो गार्ड्स उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मौका देखकर किताबा रिकी को खींचकर एक सेल के अंदर ले जाता है, पर अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों तरफ से सीमेंट भरने लगता है। यह वार्डन की एक और चाल थी, ताकि रिकी हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाए। रिकी मौके पर ही दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और किताबा को भी साथ खींच लाता है। ये देखकर वार्डन चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिकी अपने दुश्मन किताबा की जान भी बचा लेगा। सीमेंट के दबाव से रिकी और किताबा दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। वार्डन अपने गार्ड्स को हुक्म देता है, कल असली वार्डन आ रहा है, जेल में जो कुछ हुआ उसके सारे सबूत मिटा दो। उसके जाने के बाद रिकी को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सब वार्डन के आने का इंतजार करते रहते हैं। कई घंटों बाद भी कोई नहीं आता तो सब थककर वहीं बैठ जाते हैं। तभी दूर से वार्डन की गाड़ी आती दिखाई देती है और सब सतर्क हो जाते हैं। वार्डन के साथ उसका बेटा भी था। वार्डन को खबर मिलती है कि नशीले पत्तों का पूरा बाग रिकी नाम के एक कैदी ने जला डाला। तो यह सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधा उस सेल की तरफ बढ़ता है जहाँ रिकी को सीमेंट में जकड़कर बंद किया गया था। लेकिन जैसे ही वार्डन पास आता है, रिकी अपनी पूरी ताकत से सीमेंट की परतें तोड़ डालता है और मौके पर ही उसका गला दबोच लेता है। ठीक उसी पल दीवार तोड़कर किताबा वहाँ कूद पड़ता है और रिकी पर हमला बोल देता है। किताबा रिकी के हाथों को सलाखों में जकड़कर लगातार मुक्कों की बारिश करता है। एक के बाद एक वार सीधे उसकी कमर पर पड़ते हैं। रिकी ने एक दिन उसकी जान बचाई थी, पर आज किताबा को कोई रहम नहीं आता। जब वो रिकी का सिर दबाकर खत्म करने ही वाला था, रिकी अपनी असली ताकत दिखाता है। एक ही वार में उसका गला चीर डालता है और फिर हाथ पर ऐसा प्रहार करता है कि किताबा की सारी उंगलियां बिखर कर गिर जाती हैं। किताबा वहीं ढेर हो जाता है। यह देखकर वार्डन ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है। रिकी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वार्डन उसे तेज बिजली का झटका दे देता है और वो तड़प कर गिर पड़ता है। प्रेस तेजी से नीचे आ रही थी कि तभी वो अचानक रुक जाती है। सामने आता है किताबा, जो अब तक जिंदा था। उसने प्रेस को अपने कंधों पर रोक रखा था क्योंकि रिकी ने उसकी जान बचाई थी और आज उसके दिल में भी रहम जाग उठा। मौका पाकर रिकी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है, प्रेस को रोकता है और किताबा को बाहर आने के लिए कहता
है, पर किताबा इतना घायल हो चुका था कि पैर भी नहीं हिला पा रहा था। हिम्मत हार कर वो वहीं रुक जाता है और प्रेस उसे कुचल देती है। मरते मरते उसके पास एक तस्वीर आ गिरती है। उसमें किताबा अपनी माँ के साथ था। अपने साथी की मौत देखकर रिकी का गुस्सा वार्डन पर फूट पड़ता है। वार्डन एक और बटन दबाता है और रिकी सीधा नीचे एक गड्ढे में जा गिरता है। वहाँ पहले से एक बड़ा गड्ढा खोदा जा चुका था जिसमें उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। वार्डन हुक्म देता है कि सारे कैदी बारी बारी से उसके ऊपर मिट्टी डालें। 2 कैदी साफ मना कर देते हैं तो वार्डन उन्हें वहीं गोलियों से भून देता है। डर के मारे बाकी सब मिट्टी डालने लगते हैं। वार्डन शर्त रखता है 7 दिन इस गड्ढे में जिंदा रहे तो आजाद कर देंगे। गड्ढे में एक बांस गाड़ दिया जाता है जिससे रिकी सिर्फ इतनी ही सांस ले पाएगा। रात में उसके साथी गहरे सदमे में थे क्योंकि अपने ही हाथों उन्हें रिकी को दफनाना पड़ा था। बाहर ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के लीडर उस बांस के अंदर कुछ फंसा देते हैं ताकि रिकी सांस न ले सके, पर उनके जाते ही रिकी उस बांस को तोड़ डालता है। इसी बीच फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे रिकी यहाँ पहुंचा। एक दिन उसकी दोस्त केको स्कूल से घर लौट रही थी, तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और पकड़कर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। उनका बॉस केको से बदला लेना चाहता था क्योंकि पहले केको की वजह से रिकी ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की थी। मौका देखकर केको वहाँ से भाग निकलती है, पर भागते भागते एक इमारत से कूद जाती है और वहीं दम तोड़ देती है। ये खबर सुनते ही रिकी का दिल टूट जाता है। वो उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने उसकी दोस्त की जान ली थी। वो आदमी उस पर गोलियां चलाता है पर रिकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी टांग तोड़कर सिर फोड़ देता है। यही वो जुर्म था जिसकी वजह से रिकी इस खतरनाक जेल में बंद हुआ था। 7 दिन पूरे होते ही रिकी को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। वार्डन को यकीन था कि वो मर चुका होगा, पर रिकी की सांसें अब भी चल रही थीं। हैरान वार्डन उसे फिर से नुकीले सरियों के बीच फंसा देता है और पूछता है कि आखिर कौन सी ताकत है जिससे वो बिना सांस के इतने दिन जिंदा रह गया। रिकी कुछ नहीं बोलता। तभी चैंग वहाँ आती है, हाथ में ढेर सारे ब्लेड लिए। वो सारे ब्लेड रिकी के मुंह में ठूंस कर ऊपर से टेप लगा देती है और लगातार थप्पड़ बरसाती है जिससे उसका मुंह खून से लथपथ हो जाता है। वार्डन आकर टेप हटाता है पर रिकी सारे ब्लेड उगलकर सीधा उसके मुंह में धकेल देता है। गुस्से में वार्डन उसे फिर एक खाली काल कोठरी में डाल देता है। उसी रात एक कैदी छुपकर रिकी को खाना देने आता है, पर नारुमी का पुराना चमचा उसे देख लेता है और वार्डन को खबर कर देता है। वार्डन आकर उस कैदी को मार डालता है और घसीटते हुए रिकी के सेल तक पहुंचता है, पर अंदर सिर्फ खाली जंजीरें पड़ी मिलती हैं। रिकी छत से चिपका हुआ ऊपर छुपा था। जैसे ही वार्डन अंदर घुसता है, रिकी उस पर टूट पड़ता है और बुरी तरह पीटता है। बाहर आकर जब रिकी उस मरे हुए कैदी को देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वार्डन वहाँ से भाग निकलता है, पर नीचे उतरते ही सारे कैदी उसे घेर लेते हैं और गार्ड्स कैदियों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। इसी दौरान वार्डन पूरी जेल की तलाशी ले रहा था, बेखबर कि नीचे क्या हो रहा है। एक कैदी उसकी पीठ पीछे कुछ कह देता है, जो सुनकर वार्डन आग बबूला हो जाता है और उसका बाजू काट डालता है ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत न करे। तभी रिकी वहाँ आ पहुँचता है। वार्डन तुरंत उस पर गोली चलाता है, पर रिकी अपने पास खड़े एक गार्ड को आगे कर देता है और गोली उसी को लगती है। उसका पेट फटकर बिखर जाता है। इसी बीच चैंग भी पहुंच जाती है और रिकी पर हमला कर देती है। साथ ही ब्रैंडन नुकीली कीलें फेंकता है जिससे रिकी उछलकर खौलते पानी में जा गिरता है और बुरी तरह तड़पने लगा है। चैंग लात से वार करने आती है तो रिकी मौके पर उसकी टांग खौलते पानी में घुसेड़कर तोड़ डालता है। डर कर भागते ब्रैंडन को वार्डन खुद गोली मारकर खत्म कर देता है। अब रिकी और वार्डन आमने सामने थे। रिकी उड़ते हुए ऐसी लात मारता है कि वार्डन सीधा दीवार से जा टकराता है, लेकिन तभी वार्डन कांपने लगता है और देखते ही देखते एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। पता चलता है कि रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास ताकत है जो उसे खौफनाक मॉन्स्टर बना देती है। शुरुआत में वो मॉन्स्टर रिकी को बुरी तरह पीट डालता है, पर रिकी दिमाग से काम लेता है। मौका पाकर उसे उठाकर पास खड़े ग्राइंडर में फेंक देता है और जोर से दबाकर उसका कीमा बना डालता है। आखिर में रिकी उसका बचा हुआ सिर उठा लेता है। नीचे तब भी कैदी और गार्ड्स आपस में भिड़े हुए थे। रिकी वहाँ पहुंचकर वार्डन का कटा सिर सबको दिखाता है और चिल्लाता है, तुम सब आजाद हो। सिर को दूर फेंककर वो जेल की दीवार को अपनी मुट्ठियों से टुकड़ों में तोड़ डालता है। रिकी के साथ साथ बाकी सारे कैदी भी आजाद हो जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है।